थोड़ा सा पीछे का है। वेक्टर के लगभग पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव दिशा इस दिशा में होगा और आप देख सकते हैं कि समान रूप से यदि IB O के बराबर है तो कलेक्टर करंट चाहिए उत्सर्जक धारा के बराबर हो, लेकिन IB के कारण इस अनुपात के कारण छिद्रों के कारण भी चालन में योगदान देता है। IC कलेक्टर करंट एमीटर करंट से थोड़ा कम होता है और सटीक संबंध IC कलेक्टर है। मुझे इस स्लाइड को बदलने दें। अब पार्ट 3 स्टार्ट हो गया है। कलेक्टर करंट एमीटर करंट अल्फा ई का एक अंश है। पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ अल्फा का उत्पाद है जो एमीटर दक्षता और पल्स ट्रांसपोर्ट फैक्टर का उत्पाद है और व्यवहार में अल्फा भी एकता के बहुत करीब है क्योंकि ये दोनों कारण एकता के करीब है और विशिष्ट आंकड़ा 0.98 है। 0.98 बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर नहीं है। 0.98 से अधिक है ठीक है। 0.985 ठीक हो सकता है। अब सवाल यह है कि कलेक्टर बहने वाली एकमात्र धारा अब आपको पता होना चाहिए कि एक कलेक्टर बेस जंक्शन एक रिवर्स बायस्ड जंक्शन है और रिवर्स बायस्ड जंक्शन में एक करंट होता है और जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा जाता है और इसलिए कुल कलेक्टर करंट में न केवल एमीटर से उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों के कारण करंट होता है बल्कि रिवर्स संतृप्त वर्तमान भी, जिसे हम ICO से इंगित करते हैं, यह रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन में रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो यह वर्तमान संबंध है। IC कलेक्टर करंट अल्फा IE प्लस ICO के बराबर। नोटेशन के मामले में मैं स्पष्ट करता हूं कि मैंने इन नोटेशन को क्यों रखा है। हम क्या करेंगे, यदि मैं एक छोटे प्रतीक छोटे केस लेटर स्मॉल उपयोग करता हूं जिसमें I का उपयोग करता हूं जिसमें C के तरह कैपिटल सबस्क्रिप्ट के साथ सबस्क्रिप्ट होता है तो कुल करंट को दर्शाता है। दूसरी ओर यदि मैं पूंजी सबस्क्रिप्ट पूंजी C का उपयोग करता हूं तो यह धारा का DC भाग है। यह DC करंट है, यह स्थिर करंट है। और अगर मैं छोटे I सबस्क्रिप्ट स्मॉल C का उपयोग करता हूं तो यह करंट एक ऐसी पार्ट है, करंट का ऐसी पार्ट है और इसलिए स्मॉल सबस्क्रिप्ट कैपिटल C कैपिटल स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैपिटल के बराबर होगा। C प्लस स्मॉल I सबस्क्रिप्ट स्मॉल C। यह धारा का यह हिस्सा है जो पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान हमारे लिए रुचिकर होगा। यह कि एक वृद्धिशील है। एक ट्रांजिस्टर के लिए उपयुक्त Q बिंदु या ऑपरेटिंग बिंदु पर पक्षपाती होना आवश्यक है। एक अच्छा एम्पलीफायर या अन्य उपकरण के रूप में कार्य करने के सक्षम होने के लिए अन्य अनुप्रयोग इसे उचित रूप से पक्षपाती होना चाहिए और यह वृद्धिशील हिस्सा है वोल्टेज और करंट जो ब्याज का होगा। फिर भी हम इस शब्दावली का प्रयोग शेष पाठ्यक्रम के लिए करेंगे। छात्र कौन सी चीज़ इंक्रीमेंटल है। अगर आप एक छोटे AC को बेस क्षेत्र में लगाते हैं तो करंट, उदाहरण के लिए आधार का साथ श्रृंखला में एक छोटा बेस करंट, तब कलेक्टर करंट में एक समान परिवर्तन होगा। हिस्सा इंक्रीमेंट का अर्थ है कि DC ऊपर के ऊपर ट्रांजिस्टर का भागफल या Q बिंदु, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो मुझे, अगर इसे ध्यान से देखें, IC और IB का योग, ठीक है, यह KCL द्वारा है। जो करंट निकलता है वह कुल करंट के बराबर होना चाहिए।
और इसलिए मेरे दो संबंध आई बराबर आई सी प्लस आई बी है। आपको कैप और स्मॉल के बीच अंतर करना चाहिए। इसे मैं कैपिटल सी लिखूंगा और इसे स्मॉल सी। ओके लिखूंगा। ये दूसरे संबंध में आई सी अल्फा आई प्लस आई सी ओ के बराबर ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अगर मैं यहाँ के लिए स्थानापन्न करता हूँ, मुझे अल्फा आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी ओ मिलता है। और यह देखना बहुत आसान है कि मुझे मिलता है कि वह आई सी एक माइनस अल्फ़ा है। यह मैंने बाएं हाथ के में स्थानांतरित कर दिया। अल्फ़ा आई बी के बराबर हो जाता है प्लस आई सी ओ, दूसरे शब्दों में कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच संबंध यह अल्फ़ा बटा एक माइनस अल्फ़ा आई बी प्लस आई सी ओ एक माइनस अल्फ़ा से विभाजित होता है। और चूँकि अल्फ़ा एकता के बहुत करीब है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मात्रा बहुत बड़ी होगी। उदाहरण के लिए यदि अल्फ़ा 0.98 है जब मुझे 0.02 मिलता है, और इसलिए मेरा एक का यह कारक 49 होगा। क्या यह सही है? आप यह भी देख सकते हैं कि 1/1 घटा अल्फ़ा को एक जमा जिस मात्र के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इस मात्र को बीटा के रूप में लिखता हूँ तो 1/1 माइनस अल्फ़ा को 1 प्लस बीटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए मेरा अंतिम संबंध बन जाता है सी बीटा के बराबर है आई बी प्लस बीटा प्लस 1 सी ओ। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछला संबंध आई सी बराबर अल्फ़ा आई प्लस सी ओ था। यह संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा के बीच का संबंध है। यह कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच का संबंध है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी एमीटर करंट या बेस करंट कलेक्टर करंट को नियंत्रित करता है। और यह सॉलिड स्टेट डिवाइस की मुख्य विशेषता है जिसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और आप भी यह भी देख सकते हैं कि आई सी बनाम आई यानी डी आई सी डी आई का ढलान अल्फा के बराबर है। और इसलिए अल्फा के को कॉमन बेस कनेक्शन के तहत करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहा जाता है। अल्फा सी बी कॉमन बेस है, आई इनपुट है और आई सी आउटपुट है, बेस कॉमन है। तो यह सी बी वर्तमान प्रवर्धक कारक का एप्लीकेशन शब्द का एम्प्लीफिकेशन यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अल्फ़ा 1 से कम है। फिर भी इसे एम्प्लीफिकेशन या गेन कहा जाता है जो भी सी बी है। दूसरी ओर डी आई सी डी आई बी बीटा के बराबर है जो 1 से अधिक है। और इसलिए बीटा को सी कॉमन एमीटर कहा जाता है। एमीटर अब आम है, बेस फील कर रहा है। आउटपुट कलेक्टर करंट है और इसलिए इसे ट्रांजिस्टर और यह का सी करंट कहलाता है। और ये बीटा एकता से बहुत बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। समान आधार कनेक्शन आपको वर्तमान प्रवर्धन नहीं दे सकता, समान उत्सर्जक आपको वर्तमान प्रवर्धक दे सकता है। और बीटा और अल्फा इतने संबंधित है। अब एक विशिष्ट ट्रांजिस्टर विशेषताएं इस तरह दिखाई देंगी। क्या मॉनिटर पर तस्वीर साफ है? यह एक विशिष्ट ट्रांजिस्टर विशेषताएं है जहां मैं जो प्लॉट करता हूं आई सी कलेक्टर करंट मिली एम्पायर बनाम बीसी में है, जो मुझे इसे यहाँ रखने देता है। यह ई, यह सी और यह करंट आई सी, यह करंट आई बी ओके है। और यह वोल्टेज वी सी प्लस माइनस ओके। हम जो ब्लॉक प्लॉट कर रहे हैं वह कलेक्टर बनाम करंट बनाम कलेक्टर से एमीटर वोल्टेज है। और जैसा कि आप इस विशेषता को देख सकते हैं, आई सी बनाम बी सी इस बात पर निर्भर करता है
कि आप आधार पर यह इंजेक्ट करते हैं और इस बात पर निर्भर करता है कि आईबी क्या है, इसे बेस करंट द्वारा निर्धारित करता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आईबी बढ़ाता हूँ कलेक्टर करंट बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लें, मान लें कि 50 माइक्रो एम्पियर के लिए एक वक्र 50 माइक्रो एम्पियर बेस करंट है और इस करंट के साथ अगर मैं VCE बदलता हूँ तो करंट धीरे धीरे इस तरह ऊपर उठता है और फिर लगभग सपाट हो जाता है। ठीक है, यह लगभग समतल हो जाता है और आईबी के प्रत्येक मान पर पहुंचता है। जैसे जैसे आप आईबी बढ़ाते जाते हैं संग्राहक धारा बढ़ती जाती है। और यदि आप इन विशेषताओं को देखें तो ये 2 और 222 ट्रांजिस्टर की वास्तविक विशेषताएं हैं। और जैसा कि आप उन अंतरालों को देख सकते हैं जो बेस करंट के समान वेतन वृद्धि पर है, 50 से 100, 100 से 150 कलेक्टर पर करंट की वृद्धि है लगभग समान है, जिसका अर्थ है यह कि ये वक्र एक दूसरे के समानांतर है और यह समानांतरता समान आधार वर्तमान वृद्धि के लिए समान वृद्धि है, जो आपको एक रैखिक प्रवर्धन प्रदान करती है। ट्रांजिस्टर एक गैर रेखीय है पर एक डायोड है, एक आउटपुट है और एक डायोड है। डायोड विशेषता गैर रैखिक है, लेकिन कलेक्टर के वर्तमान कलेक्टर से उत्सर्जक वोल्टेज की समग्र विशेषताएं ऐसी है कि इस रैखिक एम्पलीफायर का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं और है, मैं आईबी को 50 माइक्रो एम्पियर से बढ़ाता हूं और आईबी को 50 माइक्रो एम्पियर से घटाता हूं तो एक रैखिक है, जिसका अर्थ है कि एक रैखिक प्रवर्धन है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आईबी कोई इंजेक्शन नहीं है, यदि आधार पर कोई इंजेक्शन नहीं है, यदि आधार 0 है तो संग्राहक धारा लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि यह एक आधार करंट है जो कलेक्टर करंट के बिना। और आपने यह संबंध भी देखा है कि IC बीटा IB के बराबर है। क्या मैंने इस शब्द CO बीटा प्लस एक पेश किया है तो इसे आमतौर पर CO कहा जाता है, यह इसे दिया गया नाम है। आमतौर पर ICO बहुत कम मात्रा में होता है और CO माइक्रो एम्प्स के क्रम में कुछ माइक्रो एम्प्स का है। बीटा प्लस एक आमतौर पर 50 हो सकता है, इसलिए यह 50 से 100 माइक्रो एम्प्स के क्रम का है। बस इसके बारे में हाथ पर मैं CO या मिली एम्पायर या अधिक एक आदेश शब्द आमतौर पर नगण्य जो संबंध मान्य या IC बराबर बीटा IB के जब ये संबंध मान्य होता है तो यह ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र के तहत काम करने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में है। यदि आप इस विशेषता को देखते हैं तो सक्रिय क्षेत्र में विशेषता के क्षेत्र द्वारा प्रदान योगदान दिया जाता है। जिसमें IB के समान वेतन वृद्धि से IC के समान वृद्धि होती है, जो यह समांतर रेखाएं स्वाभाविक रूप से विशेषता के बढ़ते हिस्से को सक्रिय क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में सक्रिय क्षेत्र को बाहर रखा गया है क्योंकि इस क्षेत्र रेखा से घिरा है। यह भी रेखा से घिरा है क्योंकि यदि IB ऋणात्मक पर 0 है तो ट्रांजिस्टर वापस नहीं आता है। यह धारा जो प्रवाहित होती है, आपके पास केवल CU है जो कि 10 सेकंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यह वह वर्तमान नहीं है जो हम चाहते हैं। हम बहुत बड़ा करंट चाहते हैं। तो अगर मैं भी नकारात्मक तो निश्चित रूप से कलेक्टर वर्तमान 0 होगा। यदि IB 0 है तो छोटा प्रभाव होता है जो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इसे हम रेखा कहते हैं। जब ट्रांजिस्टर ऐसी परिस्थिति में काम कर रहा होता है तो इसे कट ऑफ कहा जाता है। इसलिए मैंने एक सक्रिय क्षेत्र को कट ऑफ क्षेत्र को परिभाषित किया है। स्पष्ट रूप से सक्रिय क्षेत्र इस रेखा से घिरा है और यह रेखा ठीक है। यह कोई तीसरी बाध्यता है। सवाल यह है कि क्या कोई तीसरी बाध्यता है। तीसरा बाउंड इसलिए आता है क्योंकि अगर आप
IC बनाम VC। यदि याद है आज, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन भी एक डायोड है, एक जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस्ड है और VC रिवर्स बायस्ड है, और इसलिए मैं डिवाइस को नष्ट किए बिना VC को बढ़ाना जारी नहीं रख सकता। VC का कोई बिंदु होगा जिस पर धारा ऊपर उठने का प्रयास करेगी, करंट बहुत तेज़ी से उठने लगेगा। दूसरे शब्दों में कलेक्टर जंक्शन टूट जाएगा, और जब यह स्पष्ट रूप से टूट जाता है तो यह समानता और IC और IB के बीच का अच्छा संबंध मान्य नहीं होगा, और इसलिए सक्रिय चक्र कट ऑफ लाइन से गिरा है। यह पंक्ति जिस पर मैं 1 मिनट में आता हूँ, इस रेखा को संतृप्त रेखा कहता है, और दूसरी तरफ बैकग्राउंड चक्र चौथी तरफ यह आपके द्वारा लगाए गए भार से गिरा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भार ऐसा है कि भार रेखा यह है, तो ऊपरी सीमा यह है कि ऊपरी सीमा यह है। अब लोड लाइन क्या है? लोड लाइन, अगर आपको याद है कि कलेक्टर निश्चित रूप से एक प्रतिरोध के माध्यम से एक सकारात्मक आपूर्ति से जुड़ा होगा, और मान लीजिए RL और या RC इसे संग्राहक प्रतिरोध कहते हैं। जब यह एक सकारात्मक आपूर्ति VCC में जाता है, और इसलिए यदि यह धारा है और यह BC E छोटा b है, तो BC बराबर VCC माइनस है। यह कलेक्टर करंट IC छोटा I C माइनस IC RC है। यह बहुत सरल है। कलेक्टर एमिटर ड्रॉप, यह बहुत सरल है। कलेक्टर एमिटर ड्रॉप, कलेक्टर प्रतिरोध में आपूर्ति माइनस ड्रॉप है। यह समीकरण जब इस ग्राफ को आलेखित किया जाता है तो यह भार रेखा कहलाता है। यह समीकरण उदाहरण के लिए यहाँ प्लांट किया गया है। जब VC बराबर 0 VC है तो 0 IC VCC बटा है। यह एक बिंदु है जब VC बराबर 0 है। दूसरी ओर जब IC 0 VC से बराबर है तो यह आपूर्ति को तुरंत पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 10 वोल्ट ठीक है। तो यहाँ क्या आपूर्ति है? तो 10 वोल्ट ठीक है। तो यह लोड लाइन है। तो ऊपरी सीमा लोड लाइन द्वारा तय की जाती है, और कुछ भी ठीक नहीं है। निचली सीमा कट ऑफ द्वारा निर्धारित की जाती है, और बाएं हाथ का लंबवत सीमा संतृप्त रेखा द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और दाहिने हाथ की रेखा दाहिने हाथ की सीमा टूटने से निर्धारित होती है। इस 4 पंक्तियों से बंधे हुए हमें सक्रिय क्षेत्र मिलता है, और जहाँ तक इस पाठ्यक्रम की बात है तो यह रुचि का क्षेत्र है। फिर भी हम उदाहरण देंगे जो यह बताएगा कि कट ऑफ के तहत क्या होता है, संतृप्त में क्या होता है, और इसी तरह आगे। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि क्या यह विशेषताएं का एक बड़ा क्षेत्र है जिससे हम चिंतित हैं, जिसमें रेखाएं एक निश्चित IB के लिए IC बनाम VC की रेखाएं अब एक पैरामीटर है। एक निश्चित IB के लिए जब ये समानांतर होते हैं तो यह वह क्षेत्र होता है जो हमारे हित के क्षेत्र को परिभाषित करता है। हमें अन्य क्षेत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास या नॉन लीनियर ट्रांजिस्टर सर्किट में अन्य क्षेत्रों का ध्यान रखा जाएगा। आइए अब समझाएं कि क्या यह रेखा किससे मेल खाती है और हम इसे संतृप्त रेखा क्यों कहते हैं। आइए अब एक विशिष्ट ट्रांजिस्टर सर्किट को देखें। यह एक NPN ट्रांजिस्टर NPN है क्योंकि यहाँ यह इंगित करता है, और मैंने कहा कि अगर एक और C है, एक प्लस VCC है, VCC सकारात्मक आपूर्ति है, तो ये ज़मीन पर रह जाता है, ज़मीन पर जाता है, और VC और यह IB है। यह वोल्टेज VB के ठीक है। VB जैसा कि आप सक्रिय क्षेत्र में देखते हैं, जितना 0.7 लिया जाएगा। यदि तो इसके आगे कल पढ़ते हैं।
ट्रांससिलिकॉन अन्यथा नहीं है और यह सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। अब बाद में पढ़ते हैं इसको। थैंक्स।